एक देश में राजा को अपना युवराज चुनना था। युवराज चुनने के लिए राजा ने शर्त लगाई कि उन्हें किसी दूसरे देश में जाकर वहां कोई काम करना होगा। उन राजपुत्रों ने वहां जाकर ऐसे अनोखे काम किए कि राजा और प्रजा सभी दंग रह गए। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। जैसा कि राजाओं के होते हैं, तीनों ही आवारा और लंपट थे। राजा को ये मालूम था, लेकिन उसने राजाओं की तरह इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जवानी में वो भी आवारा और लंपट ही था। लड़के समय के साथ साथ और उपद्रवी और स्वच्छंद होते चले गए। क्योंकि लड़कों के लिए ये कोई दोष नहीं माना जाता, इसलिए राजा निश्चिंत था और मन ही मन अपने पुत्रों का लंपटपन देखकर खुश भी होता रहता था। एक बार राजा बीमार पड़ा। वैद्यों ने सारे आयुर्वेद को निचोड़कर उसे जो दवाएं दी, उससे राजा और बीमार हो गया। इसी अवस्था में एक दिन उसने अपने सबसे वरिष्ठ मंत्री को बुलाया और कहा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं चलूंगा। मैं अपने जीते जी किसी एक लड़के को युवराज बनाना चाहता हूं। मंत्री ने कहा, महाराज, आप भूल कर भी अपने लड़कों के सामने ये बात मत कहिएगा। वे तीनों जान गए कि आप वाकई बीमार हैं तो खुद ही आपको मार डालेंगे। मैं उन्हें जानता हूं, वे आपकी ही तरह परंपरा को निभाने वाले हैं। राजा ने कहा, लेकिन युवराज तो बनाना ही पड़ेगा। मंत्री चतुर था, बोला, महाराज, आप पहले तीनों राजकुमारों की परीक्षा लीजिए। जो सबसे ज्यादा योग्य हो उसे युवराज बना दीजिएगा। राजा ने पुराने कई राजाओं द्वारा युवराज बनाने की विधियां पूछी और उसके बाद राजकुमारों को बुलाया और कहा, देखो, वैसे तो तुम तीनों ही बराबर के प्रतिभाशाली हो, क्योंकि मुझे जनता से तुम तीनों के बारे में लगातार शिकायतें मिलती रही हैं, पर युवराज तो तुम में से ही किसी एक को बनाना पड़ेगा। मैंने तय किया है कि इससे पहले तुम तीनों को 5 वर्ष के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। इस दौरान तुम्हारे कार्यों के आधार पर ही सबसे योग्य को युवराज बनाऊंगा। तीनों राजकुमार इस परीक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि हर पिता अपने पुत्रों को इसी तरह तंग करता आया है। तभी 2 और लड़के आए और राजा से बोले, हम भी राजकुमारों के साथ जाएंगे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वे दोनों बोले, हम दासी पुत्र हैं। हमारे चेहरे और प्रजा की राय यही बताते हैं कि हम भी आपके पुत्र समान हैं। राजा मन ही मन प्रसन्न हुआ और बोला, जाओ, तुम भी जाओ। 5 चले गए। उनके जाने के बाद राज्य में शांति सी हो गई और राजा स्वस्थ रहने लगा। 5 वर्ष बीत गए। राजकुमार और दासी पुत्र लौटे। उनके आगमन की सूचना पाकर प्रजा ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए और लड़कियों को खिड़कियां खोलने की मनाही कर दी। राजकुमारों को अपनी अपनी उपलब्धियां बताने के लिए बुलाया गया। राजा ने तीनों पुत्रों को निहारा और कहा, मुझे सबसे ज्यादा संतोष इस बात का है कि तुम सब सही सलामत लौट आए। मुझे डर था कि तुम में से एक आधा किसी पड़ोसी राज्य की जेल में न रह जाए। खैर, अब जैसा कि तुम जानते हो, हम राजा हैं, पर फैसला सबकी राय से करते हैं, इसलिए तुम अपनी अपनी बात कहो। सबसे पहले बड़ा राजकुमार बोला। उसने कुर्ता पायजामा धारण किया हुआ था। बोलने से पहले उसने जेब से एक टोपी निकाली और उसे सिर पर लगाया। फिर सबको अभिवादन करके बोला, मैं अपने राज्य से निकला तो मेरे मन में संकल्प था कि युवराज बनूं या न बनूं, इस राज्य में रहूं या किसी और राज्य में, पर जनता की सेवा करता रहूंगा। मैं जिस देश में गया वो बड़ा ही अद्भुत था। वहां लोग नदी, नालों, पहाड़ों पर गर्व करते थे। सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए उसका पालन करते थे और दूसरे धर्म की निंदा करते थे। उस देश में गरीब और अमीर तो थे ही, करोड़ों लोग ऐसे भी थे जो न गरीब थे न अमीर। ये बीच वाले लोग हर तरीके से धन अर्जित करने में लगे रहते थे। उस देश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां हर 5 साल बाद लोग अपना शासक खुद चुनते थे। मुझे ये बात अच्छी और नई लगी। वहां चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष अध्ययन या योग्यता की भी जरूरत नहीं थी। बस जो अपनी जाति के जितने ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल कर लेता था, वही जीत जाता था। राजा के सारे दरबारी राजकुमार की ये बातें बड़े आश्चर्य से सुन रहे थे। उनके लिए ये सब नया था। राजकुमार बोलता रहा, पिताजी, वहां मैंने भी चुनाव लड़ लिया। मैं भाषण देने लगा। वहां न सड़क थी न पानी की व्यवस्था। मैंने कहा कि मैं जीत गया तो इस सब का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन ये सुनकर लोग हंसने लगते थे। मैंने कहा, किसानों को धन मिलेगा, विद्यालय और अस्पताल खोलूंगा। ये बातें सुनकर लोग मेरी सभाओं से जाने लगते थे। तब मेरी समझ में आया और मैंने कहना शुरू किया कि मैं जीत गया तो अपनी जाति के लड़कों को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त कर दूंगा। इस आश्वासन ने मुझे बचा लिया। मैं चुनाव जीत गया। सबसे मजेदार बात यह थी कि
दरबार में कोई पद बचा ही नहीं था, फिर भी लोगों ने मुझे जिताया। जीतने के बाद मैं फिर उस क्षेत्र में कभी नहीं गया और राजधानी में ही रहने लगा। उस देश में कई जगहों पर मैंने अपने घर बना लिए। मैं वहां खुश था और पिताजी, आप मुझे युवराज नहीं भी बनाएंगे तो मैं फिर वहीं चला जाऊंगा। वहां लोगों को एक ही व्यक्ति से बार बार मूर्ख बनने की आदत है। दरबार में सन्नाटा था और लोग उस अद्भुत देश के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। इसके बाद राजा ने मंझले राजकुमार का नाम पुकारा। वह कोट पैंट पहने हुए था और गले में एक तिकोना वस्त्र लगाए था जिसे वह टाई कहता था। उसे अपने देश की भाषा बोलने में बड़ी समस्या हो रही थी। वो बोला, देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों के मानसिक स्तर से काफी ऊपर उठ चुका हूँ और आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, पर इतना बता दूं कि जिस देश की बड़े भैया बात कर रहे हैं मैं भी वहीं गया था और आपको बता दूं कि वहां शासक तो हर 5 साल में बदल जाते हैं पर सेवक स्थायी रहते हैं। इन्हें वहां कागजों पर लोक सेवक और जनता की भाषा में अधिकारी कहा जाता है। मैं वहां एक परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिकारी बन गया। वहां अधिकारी नियुक्ति पाते ही अपनी रीढ़ की हड्डी निकाल कर एक ओर रख देते हैं और चारों तरफ घूमने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वहां अधिकारी ही सब कुछ होता है। उसे वाहन, नौकर, चाकर, बंगला सब कुछ मिलता है। अधिकारी का काम फाइल चलाना होता है। मैं भी वहां फाइल चलाता रहा। मैं जहां भी जाता अपने अधीनस्थों को पहले ही सूचना दे देता। वे मेरे ठहरने, खाने पीने का सारा प्रबंध कर देते थे। वेतन तो पिताजी वहां मेरा कम था पर आय बहुत थी। मैंने भी वहां इतनी संपत्ति बना ली थी कि उसका पता मुझे भ्रष्टाचार रोकने वाले विभाग के छापे से ही चला। वहां अधिकारी सीमेंट, पत्थर, पुल, बांध, गरीबों का अन्न, विधवाओं की पेंशन, विद्यालय के बच्चों का भोजन, गरीबों की दवाएं सब खा जाते हैं। मैं पकड़ा जाकर भी नौकरी से नहीं निकाला गया। वहां कोई भी नौकरी से नहीं निकाला जाता। मुझे युवराज बनाया गया तो मैं यहां भी वैसी ही व्यवस्था कर दूंगा कि विकास होता दिखेगा। राजकुमार की बातें सुनकर राजा और दरबारी दोनों सिहर गए। अब राजा ने तीसरे राजकुमार को पुकारा, छोटे, तुम भी बताओ, तुम क्या कराए? राजकुमार नाराज हो गया, बोला, ये छोटे क्या होता है पिताजी, मैं वकील बन गया हूं, आदर से बात करिए। राजा डर गया, बोला, हाँ हाँ राजपुत्र, आप अपना अनुभव बताइए। राजकुमार बोला, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैं भी इनके पीछे पीछे उसी देश में चला गया। वहां जाकर पता लगा जिसका कहीं दाखिला नहीं होता वो कानून की कक्षा में जगह पा जाता है। मुझे भी एक विधि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया और 3 साल मटरगश्ती करता हुआ मैं वकील बन गया। उस देश में इतने कानून थे कि उनका पालन संभव ही नहीं था। मुझे जो मंत्र वहां समझ में आया वो ये था कि मुकदमे का फैसला मत होने दो। वहां कई वकील और न्यायाधीश तो ऐसे थे जो बिना किसी मामले का निपटारा किए ही ईश्वर को प्यारे हो गए। वहां किसी को भी जीते जी न्याय नहीं मिल सकता था, इसलिए न्याय पर लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। मैं अच्छा और बड़ा वकील कहलाता था क्योंकि मैं हत्यारों और डकैतों को सजा नहीं होने देता था। यही संक्षिप्त में मेरी उपलब्धि है। राजा ने तीनों राजकुमारों को बैठने को कहा। तभी दोनों दासी पुत्र भी खड़े हो गए। पहला बोला, राजन, हमारी भी तो सुन लीजिए, हम भी इन राजकुमारों के साथ 5 वर्षों तक परेशान हुए हैं। दरबारियों ने नाक भौं सिकोड़ी। राजा भी कोई खास खुश नहीं हुआ, फिर भी बोला, हाँ हाँ बताओ भाई, तुम लोग क्या करते रहे? पहला बोला, मैं उस देश में पत्रकार बन गया। मैंने पाया कि वहां एक यंत्र होता है जिसे टेलीविजन कहा जाता है। टेलीविजन पर पत्रकारिता के लिए वहां ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था। मुझे भूत, प्रेत, चुड़ैल, खूनी मुर्दों, वीरान हवेलियों, प्यासी आत्माओं वगैरह की सैकड़ों कहानियां याद थीं। मैं उन्हीं को खबर बनाकर परोसता रहा। पति पत्नी के झगड़े, तलाक वगैरह दिखा दिखा कर मैं वहां वरिष्ठ पत्रकार बन गया। बड़े भैया, आपकी बेडरूम वाली सीडी वहां मैंने ही चैनल पर चलवाई थी। बड़ा राजकुमार दासीपुत्र पर झपटा तो वो बोला, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला नहीं कर सकते। हम इस व्यवस्था के चौथे पाए थे। तभी मंझला राजकुमार बोला, शट अप, इस व्यवस्था के 3 ही पाए होते हैं, तुम कोई पाया वाया नहीं थे। बात बढ़ती देखकर राजा ने दूसरे दासी पुत्र से कहा, तुम बताओ बेटा, तुम बड़े विनम्र लग रहे हो, दाढ़ी बड़ी हुई है, लगता है कई दिन से नहाए भी नहीं हो, और ये झोला क्यों लटका रखा है? दासी पुत्र बोला, मैंने उस देश में एनजीओ खोलकर करोड़ों रुपए कमाए और प्रसिद्धि भी कमाई। राजा ने पूछा, ये एनजीओ क्या होता है? दासी पुत्र बोला, ये अमर बेल की तरह होता है जो राजा से अनुदान लेकर राजा को ही कोसता है।
एनजीओ का काम बांध, सड़क वगैरह बनने से रोकना है। सारे पुत्रों की बात सुनकर राजा ने कहा, जिस देश में मेरे ये तीनों पुत्र गए थे उसकी व्यवस्था सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने तय किया है कि अब से अपने यहाँ भी कोई युवराज नहीं होगा। एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी और उसके 3 स्तंभ होंगे। ये दासी पुत्र उसके प्रहरी होंगे। 5 मिल बांटकर सत्ता का उपभोग करेंगे। एक दरबारी बोला, महाराज आप तो ईश्वर के नाम पर शासन करते हैं, ये राजकुमार किसके नाम पर शासन करेंगे? राजा ने कहा, ये गरीब जनता के नाम पर शासन करेंगे। अब गरीब ही गणेश होगा। नई व्यवस्था चल पड़ी। राजा निश्चिंत होकर मर गया।